सो वेलकम बैक टू माय क्लास स्टूडेंट्स। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक फॉर आवर सीए इंटर टास्क एग्जाम ओरिएंटेड बैच। कौन से अटेम्प्ट के लिए है ये? सितंबर 26 एंड जैन 27। अब देखो, सबसे पहले तो एज यू ऑल नो हमारे मई 26 के एग्जाम्स जो है वो ओवर हो चुके हैं, ठीक है। और इससे एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपने फ्रेंड से बात नहीं भी करी ना जिनका मई में एग्जाम था, भाई एग्जाम का लेवल तो भाई देखो टफ था ही था, ठीक है। मैं सिर्फ टैक्स की बात नहीं कर रही, मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ। इसका मतलब यू हैव टू बी प्रिपेयर इन अ वेरी स्मार्ट वे। तो अगर आप इसको लाइटली ले रहे हो तो प्लीज लाइटली लेना छोड़ दो, क्योंकि हाँ एग्जाम्स का लेवल बहुत अच्छे वाला आ रहा है। चलो, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि एग्रीकल्चरल इनकम का क्या मतलब है। अब ना जब भी बात आती है ना एग्रीकल्चरल इनकम की, सो वी ऑल हैव अ इमेज इन आवर माइंड कि भाई देखो, जो भी कोई फसल वगैरह उगा रहा है अपनी जमीन पर, अपने खेतों में जो फसल उगा रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने ना वीट प्रोड्यूस करा, गेहूं उगाई है, तो उसको सेल करने पे जो भी इनकम हुई दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम। या लगता है किसी ने जीरी राइस लगा लिया, ठीक है, उससे जो इनकम हुई है, गन्ना लगाया है, जो भी इनकम हुई है सब एग्रीकल्चरल इनकम है। यू ऑल आर राइट। लेकिन जो हमारा इनकम टैक्स है वो एक बात क्लियरली बोल रहा है आपको कि देखिए, माना हमारे पास ये सारी इनकम जो होती है इसको एग्रीकल्चरल इनकम बोलते हैं, बट नॉट ओनली दिस इनकम इज एग्रीकल्चरल इनकम। इसका मतलब इसके अलावा और भी बहुत सी इनकम ऐसी हैं जो कि इस एग्रीकल्चर वाले पार्ट में इंक्लूड होंगी। मैम एग्रीकल्चरल इनकम को इतना ज्यादा क्यों एक अलग से टॉपिक बना दिया? बिकॉज एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जाम, ठीक है। ये एग्जाम पे होती है, इस पे ना टैक्स नहीं लगता, ओके। और टैक्स लगता भी है तो नॉमिनल लगता है, कैसे लगेगा वो भी बात करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एग्जाम, इसीलिए तो है कि ये ना हो ना कि कोई इसका फायदा उठा ले। अब पहली बात तो एग्रीकल्चरल इनकम में क्या क्या आएगा? सो इट मे बी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। नाउ व्हाट डज इट मीन? स्टडी मैट के पेज, ये इसी पेज के ना लास्ट पार्ट पर आ जाओ, इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला, देखो, फर्स्ट पार्ट कि अगर कोई भी एग्रीकल्चरल इनकम है तो हम उसको कब मानते हैं? अगर उससे हमें कोई भी रेंट या रेवेन्यू मिल रहा है। क्या मिल रहा है? रेंट या रेवेन्यू। एक तो रेंट या रेवेन्यू आना चाहिए। मैम रेंट कैसे होता है? अरे मान लो ना किसी की यहाँ पे लैंड है, ये लैंड है, अब उसने इस लैंड को आगे ना, इसको मैं आपको बिल्कुल खेती वाली लैंग्वेज में बताऊं तो कहते हैं ठेके पे दे दी। यानी किसी और, ये ओनर है, उसने कहा भाई देखो मेरे बस की तो नहीं है यहाँ पे खेती करनी, तो मैं दूसरे पर्सन को, इसको मिस्टर ए को दे दी। मिस्टर ए कहता है ठीक है, आपकी जितनी भी लैंड है मैं आपको साल के 10 लाख रुपए दे दूंगा। अब आपकी ये लैंड मेरी है, ऑनर नहीं बन रहा, वो कह रहा है मैं आपको रेंट पे ले रहा हूँ, अब इस पे मैं अपने हिसाब से खेती कर लूंगा, लेकिन मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो एक तरीके से उसने अपनी लैंड इसको रेंट पे दे दी। तो क्या ये जो रेंट आ रहा है ये एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट होगा? यस। अगर ये एग्रीकल्चरल लैंड है, रेंट या रेवेन्यू जो कि एग्रीकल्चरल लैंड से आ रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड से आ रहा है, प्लस वो लैंड इंडिया में सिचुएटेड है, इंडिया में हमारे भारत में वो लैंड होनी चाहिए। जय हिंद जय भारत। तो इन दैट केस अगर ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे एग्री होते हैं, सो दैट इनकम विल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। और एग्रीकल्चरल इनकम है तो वो एग्जाम हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो अगर ये इंडिया, जो लैंड है वो इंडिया में ना होती, फॉरेन में होती, देन दैट केस दैट विल बी टैक्सेबल। समझ आ गई बात? ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और आती है, देखो, रेंट के केस में स्टूडेंट्स एक पॉइंट और बनता है। ये मिस्टर ए, ये कौन है? टेनेंट है। टेनेंट कौन होता है? किराएदार। कौन होता है? किराएदार। इसने आगे सोचा अरे यार मैंने ना उसको 10 लाख रुपए तो कह दिए, लेकिन इस साल जो है मैं खुद खेती नहीं कर पा रहा, तो क्या करूं? उसने इस लैंड को आगे मिस्टर बी को दे दिया। ये एक मिस्टर बी है। मिस्टर बी को उसने आगे इसको किराए पे दे दिया कि भाई मिस्टर बी तुम इस लैंड को देख लेना, इसके बदले में तुम मुझे 15 लाख रुपए दे दिया करो। उसने कहा ठीक है भाई, मार्केट रेट के हिसाब से मैं आपको 15 लाख दे दूंगा। मिस्टर बी कौन है? सब टेनेंट। सब टेनेंट मतलब जिसको आगे किराएदार ने किराए पे दे दी, दैट इज सब टेनेंट। समझ आ गई बात? कौन होता है सब टेनेंट? जिसको आगे किराएदार ने भी किराए पे दे दी। तो क्या मैम इस केस में ये जो 15 लाख रुपए हैं इसको भी एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा? हाँ जी। अगर लैंड को सब टेनेंट को दिया गया है, उससे कोई रेंट आ रहा है, दैट इज ऑल्सो एग्रीकल्चरल इनकम। लिख लो, ये भी एग्रीकल्चरल इनकम है। तो क्या ये भी एग्जाम हो जाएगी? ए के लिए यस, इस टेनेंट के लिए भी एग्जाम होगी। इसका मतलब यहाँ से एक बात बहुत ज्यादा क्लियर हो गई। क्या बात क्लियर हुई है? कि मैंने आपको बोला फर्स्ट पॉइंट इज रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड दैट लैंड मस्ट बी एन एग्रीकल्चरल लैंड। इट मीन्स लैंड की ऑनरशिप होना कंपल्सरी नहीं है। लैंड की ऑनरशिप नॉट कंपल्सरी।
क्यों? क्योंकि ए को भी तो हमने यही कहा ना, देखो यहाँ पे ए के लिए हमने क्या कहा, वो टेनेंट है, उसने 15 लाख रुपए उससे लिए, बट उसके लिए भी वो एग्रीकल्चरल इनकम है। क्लियर? सो इट मीन्स लैंड की ऑनरशिप नॉट कंपल्सरी, लैंड की ऑनरशिप नॉट कंपल्सरी। क्लियर है? चलो अब हमारे पास आता है हमारा सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में स्टूडेंट्स इतना ही था। सेकंड पॉइंट, अच्छा हाँ एक बात और, मैम ये रेवेन्यू क्या है? यहाँ पे आपने ना रेंट के साथ साथ रेवेन्यू लिखा था। रेवेन्यू मतलब स्टूडेंट्स वही फर्स्ट वाला पार्ट कि किसी ने कुछ यहाँ पर कुछ खेती करी, वीट, राइस, गन्ना, कुछ भी उसने कल्टीवेट करा, कुछ भी उसने वहां पर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कर कर उसने कुछ भी वहां पे उगाया है, उसके बदले में उसको जो पैसा मिला, दैट इज द रेवेन्यू ऑफ द पर्सन। क्लियर? यस। सेकंड पॉइंट, अब इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड। अगर अब बात आती है, आपको एक बात और बताऊं क्या? आ जाओ देखते हैं। ये जो ना हमने यहाँ पे चावल वाला एग्जाम्पल लिया था ना, इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं कि यहाँ ना होता क्या है एक्चुअली। या चलो गेहूं का एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जो कि नॉर्मली वी ऑल नो कि क्या हो रहा है। तो देखो क्या रहता है, ये ना चिंतामणि है, ठीक है? चिंतामणि के पास एक लैंड है, उसने लैंड पे ना गेहूं उगाई है, ये उग रही है गेहूं, वीट उगा लिया। उसने इस वीट को बेसिक ऑपरेशंस वगैरह करे, बेसिक ऑपरेशन यानी जो भी खेती के लिए जरूरी थे, बीज डाला, वहां पे पानी डाला, उसके बाद उसको जिस भी तरीके से उसको कल्टीवेट करना था, उगाना था, उसने उगा दिया, वहां पे गेहूं उगा दिए। उसने इसको जाकर मार्केट में सेल कर दिया, ठीक है? मार्केट में उसको ये सेल करने से मिल गए 15 लाख रुपए, ठीक है? अब चिंतामणि ने सोचा, अरे आजकल ना एक काम करते हैं, मुझे 15 लाख नहीं, मुझे तो ज्यादा रुपए चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वीट को ले जाकर मार्केट में ऐसे सेल नहीं करता, पहले इसको पिसवा देता हूँ, ठीक है? क्या कर रहा है वो, इसको ना फ्लोर मिल में ले गया, उसने अपनी फ्लोर मिल डाली जहां पे उसने गेहूं को पिसवा दिया। गेहूं को पिसवाने के बाद क्या हुआ मैम, उसका तो आटा बन गया, फ्लोर बन गया, व्हीट फ्लोर दैट इज आटा, मैं आटा लिख देती हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, उसने अगर आटा मार्केट में जाकर सेल करा और उसको इससे 25 लाख रुपए मिले, तो नाउ द पॉइंट अराइजेस, क्या यहाँ पर ये आटे को सेल करना भी इनकम टैक्स में एग्जाम्प्ट है? जो इनकम आई वो एग्जाम्प्ट है? नहीं। अगर उसने यहाँ पर वीट को उगाने के लिए कुछ मतलब ऐसी चीज उसने उगाई है जो नॉर्मल बेसिक ऑपरेशन से हुई है, दैट इज एग्जाम। लेकिन अगर वो उसके आगे पर्टिकुलर कि वो मार्केट में सेल करने के लिए और कुछ उससे कर रहा है, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन नहीं है, मार्केटेबल ऑपरेशन कर रहा है, सो इन दैट केस दैट विल बी टैक्सेबल। अब देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। आइए स्टूडेंट्स देखो एक बार हमारे पास ना आईसीएआई के स्टडी मटेरियल पर आ जाओ स्टूडेंट। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी बेसिक ऑपरेशन कर रहा है, बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, विच इज नेसेसरी, कि हमने जो हमारी जो गेहूं उगाया है या फिर जो भी गन्ना उगाया है, जो बेसिक ऑपरेशन करने जरूरी थे, मतलब उस पे जो हमारी मैनुअल लेबर चाहिए थी, उस पे सीड्स वगैरह डालने थे, जो जरूरत के थे, उसको करना, वहां तक के लिए जो आया उसको हम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन मानेंगे। लेकिन अगर किसी ने कोई सब्सिक्वेंट ऑपरेशन किया है, यानी स्प्राउट प्रोड्यूस हो चुका है, वो फसल उग चुकी है, उसके बाद अगर वो कुछ कर रहा है, सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। क्लियर? अब एक बात आती है मैम, क्या वो जो आजकल ना डेयरी फार्मिंग करते हैं या फिर बटर बना लिया, चीज बना लिया, पोल्ट्री फार्मिंग कर ली, क्या उस सबको भी एग्रीकल्चरल माना जाता है? नहीं स्टूडेंट, उसको एग्रीकल्चर नहीं मानेंगे, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर इनकम। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो उस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, वेदर इनकम फ्रॉम नर्सरी कॉन्स्टिट्यूट्स एग्रीकल्चरल इनकम। अब यहाँ बात आई, नर्सरी मतलब वो नर्सरी एलकेजी यूकेजी वाली नर्सरी नहीं, नर्सरी मतलब होता है यहाँ पे ना प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है? नर्सरी इज ऑफ, यहाँ पे नर्सरी का मतलब है प्लांट्स को ग्रो करना, जहाँ पे पौधे उगाए जाते हैं। तो उसने कहा जो नर्सरी से जो इनकम आती है, क्या उसको एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा? द आंसर इज यस। देखो कैसे, नर्सरी में करते क्या है, सीडलिंग्स और सैपलिंग्स करते हैं, मतलब वहाँ पे क्या है, पौधे उगा रहे हैं, फूल उगा रहे हैं, ठीक है? उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, बेसिक ऑपरेशंस कर रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बोला मैम ठीक है, उन्होंने बेसिक ऑपरेशन कर लिया, आपने कहा कि उसको हम एग्रीकल्चरल इनकम मानते हैं, लेकिन उसने अपनी लैंड पे तो कुछ किया ही नहीं ना। क्योंकि देखो स्टूडेंट, नर्सरी में बेसिकली क्या होता है, उन पौधों को उगाया जाता है जिनको आगे जाके मार्केट में सेल किया जा रहा है। अब मान लो ये किसी की नर्सरी की लैंड है, अगर उसने लैंड पे ही पेड़ लगा दिया, फिर कैसे सेल करेगा? ऑब्वियसली ना, वो तो उसकी फिर लैंड पे हो जाएगा, पेड़ उठा के थोड़ा किसी को देगा। तो वो यहाँ पर प्लांट्स लगाता है गमलों में, ठीक है? यहाँ उसने प्लांट लगा दिया, इसको वो सेल कर देगा, यानी लैंड पे तो कुछ नहीं किया ना।
तो क्या फिर भी एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे? तो हाँ जी, यहाँ पे बहुत क्लियरली एक्सप्लेनेशन दी हुई है इनकम टैक्स में कि उसको भी हम एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। इज इट क्लियर? चलो ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। नाउ व्हाट डज इट मीन? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इसको पूरे प्रोसेस को आपको एक ही बात में समझा देती हूँ। वही वीट वाला गेहूं वाला एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। देखो उन्होंने कहा कि मैम एक पर्सन ने चिंतामणि ने वीट उगा लिए, ये उग गई, ठीक है। आपको पता है इसमें ना बहुत ज्यादा ना मिट्टी होती है, और अगर मैं बोलूँ तो इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको छानना पड़ता है, अलग करके मार्केट में लेके जाया जाता है, ठीक है। तो फिर ये तो कोई बेसिक ऑपरेशन नहीं है, वो कह रहे हैं। तो क्या इसको एग्रीकल्चरल ऑपरेशन नहीं मानेंगे? क्योंकि एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से जो इनकम आएगी वो एग्जाम्प्ट होगी। बात सुनो, अगर ऐसे मिट्टी वाले गेहूं मार्केट में लेके जा सकता है क्या? नहीं। उसको करना तो पड़ेगा, या फिर मैं बोलूं तो उसको यहाँ लैंड से अलग तो करना पड़ेगा ही ना। तो ऐसे ऑपरेशन जो जरूरी है करने की, हम एक चीज को मार्केट में लेके जा सके, उनको भी हम मानेंगे कि हाँ वो भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन है। तो प्रोसेस ऑर्डिनरली एम्प्लॉय टू रेंडर द प्रोड्यूस मतलब जो हमने उगाया है, फिट टू बी टेकन टू द मार्केट, उसको भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन मानेंगे। वहां पे भी हम मानेंगे हाँ ये इनकम हमारी एग्रीकल्चरल इनकम। क्लियर? अब बात आती है, सारी चीजें हो गई। फर्स्ट हमने पढ़ लिया रेंटर रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द लैंड, फिर हमने कहा भाई बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस कैसे मानोगे। थर्ड पे हमने ये भी पढ़ लिया कि अगर हमने कुछ ऐसा काम किया है विच इज नेसेसरी, जिससे हम उस प्रोड्यूस को मार्केट में लेके जा सकें, दैट इज ऑल्सो एन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। नाउ अब बात आती है, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन करके जो तुमने उगाया है उसको जब मार्केट में सेल करोगे तो कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, एग्जाम होगी। अरे मैम सारी इनकम एग्जाम होगी नहीं ना स्टूडेंट। अगर कोई सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करके लेके गया है कुछ, तो इन दैट केस वी कांट से ना कि हाँ भाई ये भी एग्जाम होगी। तो देखते हैं कैसे। तो इनफैक्ट यहाँ का ये जो टॉपिक है ना, ये आपको एग्जाम में मिल ही जाता है, आइदर इन द एमसीक्यू पार्ट और इन द सब्जेक्टिव पार्ट। ये मिल जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो ध्यान से समझ लो मेरी बात। सेल ऑफ सच एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन द मार्केट, उसने कहा किस तरीके से अब हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को जब मार्केट में सेल करेंगे तो कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, कितनी एग्जाम होगी। लेट्स सी। देखो स्टूडेंट, इन द केस ऑफ सेल वो क्या बोल रहा है आपको यहाँ पर कि देखो भाई, अगर कोई पर्सन मार्केट में अपनी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन को सेल करने गया, ठीक है, सेल ऑफ सच प्रोड्यूस इन द मार्केट, अगर तो उसने कुछ भी बेसिक ऑपरेशन करके कुछ बनाया था, ठीक है, बेसिक ऑपरेशन कर लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो स्टूडेंट उसने ना गेहूं उगाई थी, गेहूं उगा के एज इट इज उसमें कुछ नेसेसरी काम करके वो मार्केट में ले गया, उसको तो हम कहेंगे हाँ भाई इससे जो इनकम हुई है वही एग्रीकल्चरल इनकम। लेकिन मान लो उस पर्सन ने कोई सब्सिक्वेंट वर्क भी किया है, सब्सिक्वेंट प्रोसेस भी किया है। सब्सिक्वेंट प्रोसेस कैसे? मान लीजिए यहाँ उसने ना जीरी उगाई है। जीरी क्या होती है स्टूडेंट? जीरी राइस, ठीक है। अब उसने यहाँ पर क्या किया, इस जीरी को उगाने के बाद ठीक है, आप राइस देख लो कि उसने राइस को करने के बाद, राइस की फसल को जीरी कहते हैं, फिर वो इसको लेकर गया राइस मिल में। वहां से ना उसने राइस, जीरी के ऊपर ना एक छिलका होता है, कवर होता है, वो सब हटवा के फिर वो जाकर वो सेल कर रहा है, यानी इसको सब्सिक्वेंट प्रोसेस कर रहा है। या फिर मान लो कि उसने क्या किया, वीट का आटा बना के सेल कर रहा है, ऐसा कुछ अगर वो कर रहा है, तो इन दैट केस ये जो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन यहाँ पर आ जाएगा, वो इनकम में दो इनकम होंगी। क्यों? पहले जीरी थी, फिर छिलका वरा उतरा है, तो यहाँ पे हस्किंग वरा करी है, यानी दो ऑपरेशन हो गए। एक इनकम हम मानेंगे एग्रीकल्चरल इनकम, और एक इनकम को मानेंगे हम बिजनेस इनकम, ठीक है। तो ऐसे इनकम में दोनों इनकम कॉन्स्टिट्यूट होंगी, यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम भी और बिजनेस इनकम भी। यही सब इसमें लिखा हुआ है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे उसने कहा कि देखिए मैम, फिर हम इसे एग्रीकल्चरल इनकम और बिजनेस इनकम को अलग कैसे कैसे करें। उसके लिए हमारे पास 4 रूल आते हैं इनकम टैक्स रूल 1962 के। रूल 7, 7A, 7B एंड 8। क्या इसके रूल नंबर याद करने हैं? 100% यू हैव टू मेमोराइज दीज रूल नंबर, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं रूल नंबर 7 की। रूल नंबर 7 हमें क्या कहता है? देखो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है? लिख लो स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। जिसको भी ये नोट्स चाहिए जो मैं लिखवा रही हूँ, साथ साथ ये डायग्राम्स चाहिए आपको, तो यू कैन फाइंड इट ऑन माय ऐप। ऐप का जो डिस्क्रिप्शन, ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, एंड कमेंट में भी आपको मैंने वो लिंक दे दिया है, ठीक है। अब रूल नंबर 7 क्या कहता है? रूल नंबर 7 इज अबाउट कि देखो, अगर कोई इनकम हमारे पास ऐसी है, ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चरल इनकम भी है
और साथ के साथ ना कुछ बिजनेस इनकम भी है, प्लस नो अदर स्पेसिफिक रूल, कोई और स्पेसिफिक रूल उसके लिए नहीं है, जैसे टी, रबर, कॉफी वगैरह ना इन सबके लिए अलग से स्पेसिफिक रूल बने हुए, तो उन्हीं का अकॉर्डिंग होंगे, प्लस नो अदर स्पेसिफिक रूल। तो हमारे पास कौन सा रूल लगेगा स्टूडेंट? रूल नंबर 7 लगेगा। क्या लगेगा? रूल नंबर 7। अब देखो इसमें कैसे करते हैं। देखो स्टूडेंट, बेसिकली ना हमारे पास रूल नंबर 7 ने कहा, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। यहाँ पे आ जाओ, एग्जांपल लिखो, आज एग्जांपल लेते हैं। ये एक पर्सन है चिंतामणि, ठीक है, कौन है? चिंतामणि। अब चिंतामणि ने क्या किया, उसने ना शुगर केन प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया उसने? शुगर केन। अब स्टूडेंट इस शुगर केन को तो उसने प्रोड्यूस कर लिया, यानी उसके पास एग्रीकल्चरल ऑपरेशन वगैरह करके उसने कर लिया था। उसने इसके बाद ना स्टूडेंट इस शुगर केन से सोचा कि चलो मैं, गन्ने से चीनी बनती है, मैं ना चीनी बना लेता हूँ, ठीक है। अब बात यहाँ पर आई, जब वो इस शुगर को ले जाके मार्केट में सेल कर रहा है, उसमें उसका एग्रीकल्चरल इनकम भी है क्योंकि उसने शुगर केन बनाया था, और उसमें उसकी बिजनेस इनकम भी है। अब बात आती है कि मैम इसमें कितने पार्ट को एग्रीकल्चरल माने, कितने को बिजनेस मान लो। अब वो ये कहता है कि मान लो कि आपने एक तरीके से किया क्या है, यहाँ पर शुगर केन को नॉर्मली देखते हैं, ठीक है, मान लो उसने खुद ना बना के किसी और को दिया होता है, तो वो शुगर केन को पहले ले जाके किसी को सेल करता। अज्यूम करो, ये अज्यूम, वी आर जस्ट अज्यूमिंग इट, ठीक है। फिर वो पर्सन जिसने इससे खरीदा था, मान लो वो ये है, वो इससे आगे चीनी बनाता, और फिर वो इस चीनी को ले जाके मार्केट में सेल करता, ठीक है। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, वी आर अज्यूमिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं। अब ठीक है, ऐसे केस में क्या होता? ऐसे केस में होता, मान लो ये जो शुगर केन बनता ना, ये उसका बनता 7 लाख का, उसने मार्केट में सेल कर दिया 7 लाख रुपए का, दैट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ द शुगर केन, ठीक है। और ये पर्सन आगे कहता है कि मुझे, मान लो इसने आगे उस पर कुछ एक्सपेंसेस कर दिए, अब वो कुछ एक्सपेंस करेगा तभी तो उसको आगे जाकर ये सेल कर पाएगा। एक्सपेंस उसने करे 2 लाख रुपए के, एंड आफ्टर दैट उसने शुगर को सेल कर दिया कितने में? 12 लाख में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये सिंपल सी बात आप सब देख रहे हो स्टूडेंट्स, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर बिजनेस इनकम कितनी होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस इनकम। क्या लगता है मैम? ऐसे केस में तो सिंपल बात है कि ये जो पर्सन है, मान लो मिस्टर बी, इसकी बिजनेस इनकम कितनी बनती है? उसकी बिजनेस इनकम, अरे उसकी बिजनेस इनकम 12 लाख में तो देखो उसने सेल किया, 7 लाख में उसने शुगर केन को खरीदा था, गन्ने को खरीदा था, और 2 लाख रुपए उसने और लगा दिए। अब इस तरीके तो आपको, आई थिंक ये दिख नहीं रही ना स्क्रीन, एक मिनट में वीडियो हाइड करिए सो दैट यू कैन सी द स्क्रीन, ठीक है। 12 लाख रुपए की बिजनेस इनकम हुई, 7 लाख 2 लाख माइनस करने के बाद मैम ये तो उसको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, यानी ये उसकी बिजनेस इनकम हो गई। वेरी गुड। कितने की बिजनेस इनकम हुई उसकी? 3 लाख रुपीज की। अब इसकी बिजनेस इनकम तो हमें पता चल गई इस पर्सन की। अब बात आती है कि यहाँ पर ये जो है जिसने शुगर केन प्रोड्यूस किया था, मान लो मिस्टर ए, इसकी कितनी इनकम हुई? एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि इसका तो सारा ऑपरेशन एग्रीकल्चरल पार्ट था ना। तो इसके केस में इसने 7 लाख रुपए का शुगर केन सेल किया, और मान लो इसको पहले जो एक्सपेंस हुआ था प्रोड्यूस दैट शुगर केन, दैट वाज ₹4 लाख। 4 लाख रुपए उसके लग गए थे शुगर केन प्रोड्यूस करने में, तो 7 लाख में सेल किया, 4 लाख रुपए उसको ग्रो करने में लगे थे, तो ये रह गया हमारे पास 3 लाख। 3 लाख की एग्रीकल्चरल इनकम हो गई। अब ऐसे केस में ए के लिए वो 3 लाख रुपीज एग्जाम हो जाते, और ये जो हमारा पर्सन है मिस्टर बी, जिसकी बिजनेस इनकम हुई है 3 लाख रुपीज, वो टैक्सेबल हो जाता। अब यहाँ पे सिर्फ एक चेंज है, एंड दैट चेंज इज, ये ए और बी कोई अलग अलग पर्सन नहीं है, ये एक ही पर्सन है, ठीक है। तो आप ये मान लो एक तरीके से कि यहाँ पर वो खुद को ही सेल कर रहा है। इट मीन्स पूरे एग्जाम्पल में सिर्फ एक चीज चेंज हुई है, और वो है ये कोई और पर्सन यहाँ पे नहीं था, उसने खुद को सेल किया। इसका मतलब हम यहाँ पर ये मानेंगे कि जब भी हम उसकी बिजनेस इनकम देख रहे हैं, कितने में उसने आगे का फर्दर प्रोड्यूस सेल किया, माइनस जितने में उसने अगर अपने आप से ना लेके कहीं और से वो लिया होता, यानी उस प्रोड्यूस की शुगर केन की मार्केट वैल्यू माइनस जितने भी एक्सपेंसेस हुए, दैट इज अ बिजनेस इनकम, ठीक है। क्योंकि अगर वो खुद से इसको ना लेता तो कहीं और जाके सेल करता, 7 लाख रुपए वहां से आते जो उसका नुकसान हुआ है, क्लियर, तो उसका एक्सपेंडिचर हो गया। एग्रीकल्चरल इनकम के केस में ये माना जाता है कि ये जो प्रोड्यूस है, अगर इसको मार्केट में सेल किया जाता तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होती? ठीक है, 7 लाख रुपीज माइनस जो भी इसके बेसिक ऑपरेशन करके खर्चा आया होगा, दैट इज द
एग्रीकल्चरल इनकम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर हो गया? तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास रूल नंबर 7। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आपको माइंड में सिर्फ यही बात रखनी है कि इन द केस ऑफ रूल नंबर 7 हमने बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम निकाली है। मैं इसका आपको फॉर्मूला भी लिखवा देती हूँ। अब इसका हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा ना, वो लिख लो। फॉर्मूला फॉर रूल 7, ठीक है, कि रूल 7 का फॉर्मूला क्या बनना है, लिखिए स्टूडेंट। फॉर एग्रीकल्चरल इनकम का फॉर्मूला बनेगा मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इसमें से माइनस करोगे क्या, जो उसके एक्सपेंसेस हुए, यानी एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस। ठीक है, फर्स्ट आ गया एग्रीकल्चरल इनकम का फॉर्मूला। और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक एक कैलकुलेशन है जो मैंने अभी आपको करके दिखाई। सेकंड, बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम का फॉर्मूला क्या है भाई, जल्दी बताओ मुझे। मैम, बिजनेस इनकम का फॉर्मूला सेल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, जैसे 12 लाख रुपए में चीनी सेल की थी, सेल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। 7 लाख में एक तरीके से उसकी मार्केट वैल्यू 7 लाख रुपए थी। मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इसमें से क्या माइनस कर दोगे, आपको शो नहीं हो रहा, अब शो हो रहा है, ठीक है, देखो। मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस माइनस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जैसे 2 लाख रुपए इसके और लगे थे चीनी को बनाने के लिए। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कहाँ पे लगता है, जहाँ पे कोई और रूल नहीं लगता। क्लियर है सबको? ठीक है, आ जाओ एक बार बुक पे। तो स्टूडेंट्स देखो, आई होप आपको अच्छे से रूल नंबर 7 समझ आ गया होगा। अब मेरी बात सुनो, ये जो रूल नंबर 7 के लिए सब कुछ दिया हुआ है ना, दैट इज अ लिटिल बिट, मैं बोलूंगी थोड़ा सा ट्रिकी लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो इसकी जगह जो अभी मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं ना, वो नोट डाउन कर लो, उससे कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ ना, इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कवर एग्रीकल्चरल इनकम। में आपको समझ आ गया, आपको रूल नंबर 7 समझ आ गया, ठीक है ना। इसका ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, देखो। स्टडी मटेरियल पेज नंबर 1.40 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 दी हुई है, इसको करके देखो। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रूल 7 का ये क्वेश्चन आप कर रहे हो, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, साथ के साथ 7A और जो हमारे बाकी के रूल्स रह गए हैं वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, एक बार आपको दिखा भी देती हूँ, देखो यहाँ पे 7A 7B एंड 8, ठीक है। और ये एग्रीकल्चरल इनकम वाला पार्ट जो है यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा जो मैं आपको करवा रही हूँ। द नेक्स्ट टॉपिक्स आर वेरी वेरी इजी, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर विच ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। सो आई थिंक अब 1 से 2 क्लासेस में हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है ना वो कवर होने वाला है। उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा रियल इनकम टैक्स, मतलब कैसे कैसे करके हम अपने जिन फ्रेंड्स को जो एक दिन के लिए फॉरेन घूमने जाते हैं, कहते हैं अरे भाई ये तो एनआरआई हो गया, अब वो एक्चुअल एनआरआई है नहीं है इनकम टैक्स की नजरों में, वो सब देखेंगे। ओके, चलो, हैव अ गुड डे, बाय स्टूडेंट्स, मीट मी इन द नेक्स्ट सेशन। और हाँ, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम हम पूरा का पूरा सिलेबस वी आर गोइंग टू कवर ऑन आवर यूट्यूब चैनल। ओके, हैव अ ग्रेट डे।